नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पठानकोट हमले में जितने भी सबूत अभी तक मिले हैं वो तमाम सबूत उंगली उठा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। जी हां, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की ही वजह से, 19 सौदागरों की वजह से यह आतंकी हमला हुआ है। सबूत सारे हैं, पाकिस्तान के सामने रखे जा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ से बातचीत हुई है। जी हां, साफ संकेत दे दिए गए हैं, भारत का रुख अब सख्त है और पाकिस्तान बैकफुट पर। आतंकवादियों के पैरों के जूते पाकिस्तानी। आतंकियों के पास मिली बैटरी पाकिस्तानी। एसपी की गाड़ी में मिला जैश ए मोहम्मद का पर्चा। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से आतंकियों की बातचीत। आतंकियों के पास से बरामद पाकिस्तानी चीनी हथियार। अब और कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान को? सीमा पार से आए आतंकवादियों के शरीर और उनके इरादों के चीथड़े उड़ गए, लेकिन अब यही चीथड़े सबूत बनकर पाकिस्तान को पसीना पसीना कर रहे हैं। इन सबूतों पर अब कैसे मुकरेगा पाकिस्तान? सब कुछ पानी की तरह साफ है। पाकिस्तान बैकफुट पर आ चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री को फोन घुमा दिया। विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक मंगलवार दोपहर को नवाज शरीफ का फोन प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचा। दोनों के बीच 15 मिनट तक बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट हमले पर कड़ी नाराजगी दिखाई। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान पठानकोट हमले से जुड़े लोगों और संगठनों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करे। मोदी ने यह भी कहा कि घटना से जुड़े सारे सबूत पाकिस्तान को सौंपे जा चुके हैं। नवाज शरीफ ने मोदी को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ा एक्शन करेगी। शरीफ ने नासिर जंजुआ और सरतार अजीज को भारत के साथ समन्वय करने और भारत की मांग पर एक्शन लेने के निर्देश। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत का ब्यौरा दिया तो उसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर ने बातचीत के बारे में बयान जारी किया। पाकिस्तान के पीएमओ ने लिखा, प्रधानमंत्री ने पठानकोट में हुए आतंकी हमले में हुए क्षति पर अफसोस जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमेशा दोनों देशों की शांति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भारत ने जो सबूत और सूचनाएं दी हैं, पाकिस्तान सरकार उनकी व्यापक जांच करवाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपसी सहयोग से आतंकवाद से लड़ने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान के सुर बदले हुए हैं। वजह साफ है कि एक बार फिर इस हमले ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे अचकने, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस, ऐसे टेररिस्ट अटैक जरूर होगा। हमें उसके लिए तैयारी होना चाहिए और उस अटैक के दौरान या उस अटैक के कारण से हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अमन रखना, पाकिस्तान के साथ पीस लाना, अगर पाकिस्तान सरकार चाहते हैं। भारत के पास सबसे बड़ा सबूत है आतंकवादियों का कॉल रिकॉर्ड। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत की कॉल डिटेल हासिल कर ली है। आतंकियों ने हमले से पहले कम से कम 4 बार पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स से बातचीत की। एक आतंकी ने एक बार अपनी मां से भी बातचीत की है। जो टैक्सी ड्राइवर था और जो एसपी साहब थे, उनके जो फोन्स टेररिस्ट ने छीन लिए थे, उनसे कुछ कॉलें हुई हैं। एग्जैक्ट नंबर कॉल मैं आपको बता नहीं सकता, बट वो पाकिस्तान के नंबर से फोन आए भी है, किए भी गए। आतंकी हमला बेशक भारत के पठानकोट में हुआ, लेकिन इस धमाके से पाकिस्तान भी हिला हुआ है। उसके सुर बदले हुए हैं, लेकिन दोस्ती के नाम पर छल की पुरानी नजीरें देखते हुए पाकिस्तान आगे क्या करेगा, इसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार फिर से तमाम सबूत पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जब जब सबूत ऐसे दिए गए हैं, उन सबको नकार दिया है। अब एक बार फिर से हिंदुस्तान ने तमाम सबूत इकट्ठा करके पाकिस्तान की तरफ डाल दिए हैं। गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है और अब पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि आतंकवाद को लेकर, इस दोस्ती को लेकर ईमानदार है भी। 26 नवंबर 2008
मुंबई पर आतंकी हमला। सत्ताईस जुलाई 2015 गुरदासपुर में आतंकी हमला। 2 जनवरी 2016 पठानकोट में आतंकी हमला। एक बार फिर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने देश की आन पर हमला बोला। हमारे जांबाजों ने अपनी बहादुरी से इन आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेने में देश के 7 जांबाज शहीद हो गए। किसी के बुढ़ापे की लाठी टूटी, किसी की गोद उजड़ी तो किसी का सुहाग। देश के जांबाज देश पर फना हो गए, देश को बचा लिया और खुद अमर हो गए। लेकिन 7 जांबाजों की शहादत पूछ रही है कि आखिर कब मिलेगा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब? कब तक बेशर्मी दिखाएगा पाकिस्तान? अब किस मुंह से कहेगा पाकिस्तान कि पठानकोट के आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं? AK-47, then under barrel grenades, pistols, knives, Swiss knives, commando knives. मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम। अभी जो सामान मिला है उसमें there are some indications that some of the material is made in Pakistan, that's all. इंडिकेशन ये देता है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स पाकिस्तान नंबरों को की गई हैं। जांबाजों की शहादत पर देश के दुश्मन पाकिस्तान में बैठकर ठहाके लगा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार भारत के साथ दोस्ती का नाटक खेल रही है, लेकिन वह खुद भारत के दुश्मनों की रहनुमा बनी बैठी है। अभी तक आतंकवाद के आका की ऐशगाह बना हुआ है पाकिस्तान। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन का तोहफा देने पाकिस्तान गए थे। रिटर्न गिफ्ट में एक बार फिर पड़ोसी के विश्वासघात का खंजर देश की पीठ पर पैबस्त मिला है। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि पठानकोट हमला पाकिस्तान की नापाक साजिशों का जीता जागता नमूना है। सबूत आप खुद देखिए। मारे गए आतंकी ने एपकॉट ब्रांड के जूते पहन रखे थे। ये पाकिस्तान की जानी मानी कंपनी है। आतंकवादियों के पास से मेड इन पाकिस्तान लेबल वाली बैटरियां भी मिली हैं। अगवा किए गए एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी से आतंकवादियों के हाथ का लिखा एक नोट भी बरामद हुआ है। भारत ने आतंकवादियों के फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए। पाकिस्तान में आतंकवादियों के आकाओं के मोबाइल नंबर पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। पाकिस्तान से कैसे आतंकवादी सीमा पार कर पठानकोट में दाखिल हुए, इसके भी रिकॉर्ड पाकिस्तान को सौंपे गए हैं। नहीं, जो एविडेंस आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनको लेके उनको एक लेटर रोगेटरी के थ्रू पेश किया जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा और उनसे सबूत मांगे जाएंगे वहां से जो उनके एंड पे है। पठानकोट में आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सारे सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने भी कबूला है कि भारत की तरफ से पठानकोट हमले को लेकर कुछ सबूत सौंपे गए हैं। साथ ही पाकिस्तान के विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान सरकार भारत से लगातार संपर्क में है और वहां से दी गई लीड्स पर छानबीन कर रही है। पाकिस्तान को पठानकोट में आतंकी हमले के सारे सबूत मिल गए हैं। भारत ने दबाव भी पूरा बना रखा है। सवाल वही पुराना है कि क्या इन सबूतों को पाकिस्तान मानेगा या फिर एक बार फिर बेशर्मी दिखाते हुए आतंक के सरगनाओं के साथ खड़ा होगा। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, पठानकोट, आज तक। एक दो नहीं 400 पन्ने का डॉसियर सौंपा था हमने पाकिस्तान को 2008 के मुंबई के आतंकी हमले के बाद। लेकिन क्या हुआ, एक के बाद एक, यहां तक कि जिंदा आतंकी भी सबूत के रूप में सामने रखा गया था। इधर ब्रिटेन की तरफ से, तमाम अमेरिका जैसे देशों की तरफ से कहा गया कि लखवी हाफिज सईद के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसे तमाम सबूतों पर चिकना घड़ा बन गया। अजमल आमिर कसाब, मोहम्मद नावेद, जावेद अहमद,
ये वो जिंदा सबूत है जो चोरी छिपे पाकिस्तान से हमारी सीमा में दाखिल हुए और भारत में दहशत फैलाई। अब जरा 3 और चेहरों को देख लीजिए। आतंक का आका हाफिज सईद, ज़कीर रहमान लखवी और मौलाना अजहर मसूद। ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को सबूत सौंपे थे। हाफिज सईद और लखवी के खिलाफ कई सबूत दिए थे। भारत ने पाकिस्तान को अजमल कसाब का बयान सौंपा था। कसाब ने कबूल किया था कि उसे हमले के लिए ज़कीर रहमान लखवी उर्फ जकी चाचा ने तैयार किया था। हमले के दौरान 10 आतंकवादियों को कराची में बैठे उनके आकाओं से बातचीत का रिकॉर्ड भेजा गया था। हमले में शामिल 10 आतंकियों की डीएनए रिपोर्ट सौंपी गई थी। साथ ही सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान को 401 पेज का डोसियर भी सौंपा गया था। अबू जिंदाल ने भी पूछताछ में बताया था कि लखवी मुंबई हमले के दौरान कमरे में टीवी पर हमले की खबर देख रहा था, आतंकियों से बात कर रहा था। आतंकी डेविड हेडली ने भी पूछताछ में कबूल किया कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी था। 26/11 मुंबई हमले के सबूत न सिर्फ भारत से गए बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका से भी सबूत दिए गए, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, उसने हर सबूत को दरकिनार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पठानकोट एयरबेस में आतंकियों का घुसना हम आपको दिखाते हैं तफसील से कि कैसे ये आतंकी अंदर घुसे। आप देखकर हैरान रह जाएंगे किस तरह से आतंकी पहले आए, 27 घंटे तक गायब रहे, उसके बाद अचानक एयरबेस में घुसे। इससे पहले उन्होंने इनोवा बाकायदा हायर की थी, ड्राइवर को मार दिया, फिर एसपी को किडनैप किया, एसपी की गाड़ी में आगे बढ़े, उसे भी वहां से गिरा दिया, गाड़ी लेकर आगे गए और एयरबेस में घुमे। अब ये एसपी भी संदिग्ध है। पठानकोट पर आतंकी हमले ने पूरे देश को थर्रा दिया। वायुसेना के अड्डे पर आतंकियों का घुस जाना और आतंक के खिलाफ इतना लंबा ऑपरेशन वाकई हिला देने वाला है। क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां फेल हो गईं? देश की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? हमारे 7 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए। पाकिस्तान की नापाक हरकत के फिर से सबूत भेजे जा रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान के आतंकियों ने वायुसेना के अड्डे पर आखिर हमला बोला कैसे? कैसे वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर? आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और अपनी तफ्तीश का एक-एक सुराग आपके सामने रखेंगे। ये हैं पठानकोट के एयरबेस में घुसे 5 आतंकियों के 3 चश्मदीद। जी हाँ, इन तीनों चश्मदीदों ने आतंकियों को अपनी आंखों से देखा है, उनको पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करते हुए सुना है। आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमले को अंजाम देने से पहले इन तीनों को किडनैप करते हैं। जैसे तैसे ये छूट जाते हैं, देश थर्रा जाता है। लेकिन इन तीनों चश्मदीदों में से चश्मदीद नंबर 1 एसपी सलविंदर के बदलते बयान उन्हें शक के घेरे में ले रहे हैं। Looks a bit murkier, but still till we talk to him, you see, and the other people who are accompanying him, I can't come to a different conclusion. हम आपको इन तीनों की आप बीती और आंखों देखी सुनाएं, उससे पहले इस टूटी हुई बम्पर के साथ इनोवा कार को देखिए, क्योंकि आतंक की कहानी इसी इनोवा कार से शुरू होती है। पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे 5 आतंकी पठानकोट के बगवाल गांव के टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह को फोन करते हैं। वो फोन पर मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने के लिए उसकी इनोवा कार को बुलाते हैं और उसे पठानकोट चलने के लिए कहते हैं। नरोट जैमल सिंह थाना परिसर में खड़ी ये वही निजी इनोवा गाड़ी है जिसका इस्तेमाल इकागर सिंह टैक्सी के रूप में करता था। 31 दिसंबर की रात उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे कहा जाता है कि एक मरीज को अस्पताल पहुंचाना है और गाड़ी की आवश्यकता है। आतंकियों से अनजान इकागर सिंह अपने इनोवा टैक्सी में आतंकियों को बिठा लेता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो उनके मंसूबे भांप लेता है।
और अपनी गाड़ी को पठानकोट ले जाने के बजाय अपनी गांव की तरफ मोड़ लेता है। इतना ही नहीं, आतंकियों से भिड़ जाता है, लेकिन हथियारों और गोला बारूद से लैस आतंकी उसे मौत दे देते हैं। कोहलिया गांव का ये वही कठाना मोड़ है जिस मोड़ पर एकागर सिंह की गाड़ी को उग्रवादियों ने छोड़ दिया, क्योंकि इसके दोनों टायर पंचर हो चुके थे, लाइट्स काम नहीं कर रही थी। हमें सुबह 8 बजे के करीब फोन आया कि एकागर सिंह की गाड़ी यहाँ पे लगी है, उसके दोनों टायर्स ब्रस्ट हो चुके हुए हैं और एकागर सिंह मिल नहीं रहा है। एकागर सिंह को जैसे हमने उसका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश, कम से कम उसका मोबाइल तो मिले। जैसे हमने गाड़ी के अंदर झांका, मोबाइल के अंदर कुछ ब्लड लगा हुआ था, गाड़ी के अंदर कुछ ब्लड लगा हुआ था, सीट्स पे ब्लड लगा, काफी जद्दोजहद हुई थी सीट के अंदर, कुछ जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ अंदर। लेकिन जैसे उसके अंदर से रेड बुल के कैंस पड़े हुए थे जो एम्प्टी कंडीशन में थे, उसको पठानकोट को जाने के लिए फोर्स किया गया हुआ है, लेकिन वो उसने पठानकोट को गाड़ी लेके नहीं गया। उस जगह से उसने 30-35 फीट गाड़ी नीचे फेंकी है। जहां आतंकी एकागर सिंह की इनोवा को छोड़ते हैं, इससे आगे का खुलासा और भी चौंकाने वाला है। ये समझ लीजिए कि पठानकोट एयरबेस तक पहुंचने का रास्ता यहीं से तय होता है। तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे आतंकियों ने पंजाब पुलिस के चेकिंग पोस्ट पर हमला किया। तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे आतंकियों ने पंजाब पुलिस के चेकिंग पोस्ट को पार किया और कैसे वो पठानकोट के एयरबेस तक पहुंचे। खुलासा अभी बाकी है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। पठानकोट में एयरबेस से पहुंचने के पहले पंजाब पुलिस का एक चेक पोस्ट भी पड़ता है, लेकिन वहां भी आतंकी आराम से निकल गए। बल्कि यूं कहिए कि वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उनको बाकायदा सैल्यूट किया, क्योंकि नीली बत्ती वाली गाड़ी थी एसपी की, और इसीलिए उनको सैल्यूट करके बाकायदा चकमा देकर ये आतंकी आगे बढ़ गए। मेरी आंखें बंद कर दी नीचे करके, मुंह मेरा बिल्कुल बंद था। कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी, पुलिस में हरकत में आ गई। पठानकोट एयरबेस तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। पंजाब पुलिस आम हो या खास, हर किसी की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन ये मुस्तैदी 31 दिसंबर की रात होती तो शायद देश में इतना बड़ा आतंकी हमला ना होता। अब आगे की कहानी देखिए। 31 दिसंबर 2015 रात के 11:30 बजे, कोलिया गांव, पठानकोट। जिस कोलिया गांव पर आतंकी एकागर सिंह की इनोवा कार को छोड़ते हैं, ठीक वहीं से गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह उनके 2 साथियों और उनकी नीली बत्ती की एसयूवी कार को हाईजैक कर लेते हैं। वो कोनिया मोड़ है, वो कोनिया मोड़ से वो जो कमात है वो टर्न है। टर्न से हम इधर एकदम भी गाड़ी रोक दी। गाड़ी मेरे वो राजेश वर्मा चला रहा था, तो हमने एकदम गाड़ी रोक दी। हमने सोचा शायद कोई नाका है, ठीक है, नाका है। तो जब एकदम उसने रोके, एकदम ही अंदर आ गए। दरवाजा खोला, फटाफट उसने बोला लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, और पीछे पड़ा, हमें पीछे धकेल दिया और साथ ही मारा जो पीछे से नीचे कर दिया। आपस में ही बात कर रहे थे, कोई ये नहीं पता क्या, मुझे तो पता नहीं चला भी कैसे हो गया एकदम ही ये इंसिडेंट हमारे साथ। हम तो बिल्कुल ठीक ठाक चल। आतंकी एसपी सलविंदर सिंह उनके 2 साथियों को किडनैप कर चुके थे। अब एसपी की नीली बत्ती की कार में वो पठानकोट की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में पंजाब पुलिस का चेक पोस्ट आता है। जी हाँ, ये वो चेक पोस्ट है जिस पर अब चेकिंग की जा रही है। लेकिन उस वक्त पंजाब पुलिस ने सलविंदर की नीली बत्ती की गाड़ी देखकर चेकिंग करने के बजाय सैल्यूट मारकर चेक पोस्ट से पार करा दिया, क्योंकि नाके पर तैनात पुलिस यही सोच रही थी कि एसपी साहब की गाड़ी है ये। नरोट जयमल सिंह और पठानकोट मार्का, ये वही पंजाब पुलिस का नाका है जिससे 31 दिसंबर की रात को सलविंदर सिंह और उनके साथी है उनका वाहन गुजरा था। अफसर की ना जो गाड़ी है वो आई है, इन्होंने सोचा, पहले भी चेकिंग वगैरह होती थी, हमारे अफसर आते थे रात को चेकिंग करने, तो उसके साथ इनको पता लगा ये हमारे अफसर आ रहे हैं, उन्हें सलूट मारा तो गाड़ी जाने दी।
बत्ती लगी थी उसके ऊपर, बत्ती के साथ ही इन्होंने रोड मारा, चेक किया, उन्हें गाड़ी दूर थे पर रोकी नहीं गाड़ी। पंजाब पुलिस का नाका पार करने के बाद आतंकी पहले एसपी सलविंदर को गाड़ी से गिरा देते हैं। पीछे मेरे बाजू पीछे बांध के आंख में पट्टी बांधी। कौन सी सीट पर बैठाया उन्होंने आपको? नीचे बैठा दिया, सीट के नीचे, बीच के हिस्से, बीच। और उन्होंने आपके ऊपर कोई सामान रखा, कोई हथियार वगैरह लगाया, गन पॉइंट पे रखा आपको? गन पॉइंट पे रखा हुआ। क्या उनको समझ में आया कि आपका ओहदा क्या है, आप कौन है? उनको नहीं पता चला मेरे ओहदे के बारे। जहाँ से आपको लिया कितने किलोमीटर आगे उन्होंने छोड़ा फिर आपको? आधा 30-40 मिनट के बाद ही है मेरे को जो है वो उसका डिफरेंस है। फिर आपको जब वहाँ छोड़ दिया फिर क्या हुआ? उससे हम उधर ही बैठे रहे। फिर उन्हें बोला भी कहीं जे गए इधर से तो आपको गोली मार देंगे, आपको कहीं हिला दे आपको। कल शाम तक नहीं हिला, इधर से 4 बजे तक। होश में आने के बाद सलविंदर पुलिस कंट्रोल रूम को आतंकियों की जानकारी देते हैं, लेकिन पुलिस अपने ही अधिकारी के जरिए दी गई जानकारी पर शक जाहिर करती है। सलविंदर सिंह कहते हैं कि वो एक दरगाह पर मत्था टेकने के बाद वापस आ रहे थे तो उनके साथ ये पूरी वारदात हुई। 2-3 साल हो गए सेवा करते हुए यहाँ आज तक तो कोई घटना घटी नहीं है। वैसे यहाँ तो बड़े बड़े अफसर वगैरह, यहाँ बड़े बड़े लोग भी आते हैं मत्था टेकने के लिए। उस दिन 31 दिसंबर को एसपी साहब भी आए थे मत्था टेकने के लिए, और कम से 9:10 ऐसे कोई टाइम था, और वो चाय चूई पी के यहाँ से चलेगी, माथा मुझा टेक के चलेगी। सलविंदर सिंह को गाड़ी से गिराने के बाद आतंकी उनके 2 साथियों को बंधक बनाकर आगे बढ़ रहे थे। आगे क्या होता है, वो पठानकोट एयरबेस तक कैसे पहुंचते हैं, खुलासा अभी बाकी है। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, पठानकोट आज तक। पठानकोट के आतंकी हमले के पहले एसपी सलविंदर सिंह को किडनैप किया गया था। क्या कह रहे हैं वो, पूरे मामले की जानकारी किस तरह से दे रहे हैं, आइए आपको चश्मदीदों के हवाले से बताते हैं। खुद सलविंदर, जिन पर अब संदेह है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसी के साथ उनके 2 और साथी जो उस वक्त साथ थे, बता क्या रहे हैं पूरे हादसे के बारे में। ये हैं एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा, पेशे से ज्वेलर हैं। सलविंदर के साथ आतंकियों ने राजेश का भी किडनैप किया और आतंकियों ने राजेश को बेरहमी से पीटा, उनकी गर्दन पर चाकू से वार किया। आप देख सकते हैं गर्दन पर पट्टी बंधी हुई है, आंख लाल है। हम आपको बता दें कि दरगाह से लौटते वक्त राजेश ही सलविंदर की गाड़ी चला रहे थे। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों के दूसरे चश्मदीद राजेश वर्मा हैं। एक ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ था, एक उसके बाजू वाली सीट पे था। जैसे ही वो दोनों उतरे तो उन्होंने पीछे वाले को बोला भी इसको जन्नत की सैर करवा दो। मेरे को पता लग गया भी वो मुझे मारने आ रहे हैं। आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह को तो गाड़ी से गिरा दिया था, लेकिन उनके दोस्त राजेश और उनके कुक मदन गोपाल आतंकियों के कब्जे में थे। गाड़ी कथलौर पुलिस चौकी से पठानकोट की तरफ बढ़ रही थी। पठानकोट एयरपोर्ट से आतंकी बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। अब आतंकियों ने सलविंदर सिंह के कुक मदन गोपाल को भी गाड़ी से गिरा दिया। मदन गोपाल पठानकोट पर हमला बोलने वाले आतंकियों के तीसरे चश्मदीद हैं। जंगल है जी, जंगल नंगे है सर। हाँ। भी सारे थल्लो बढ़े गए। अच्छा, अब जंगल से निकले साहब के साथ, आप किसी के घर गए, वहाँ क्या हुआ मदद मांगने के लिए? हाँ जी, एक दरवाजा खड़काया, उन्होंने नहीं खोलिया, दूसरा नहीं खोलिया, तीसरा दरवाजा जड़ा ना मेरे वर्ग गरीब बंदे ही, अजे दरवाजा नहीं लगा, जाली दरवाजा ही कला, वही धक्के नाल ही खिंच खुच के खड़काया, फिर उन्होंने खोलिया। आतंकी कोलिया गांव से 40 किलोमीटर दूर अकालगढ़ के रास्ते पर थे। इसी रास्ते पर आतंकियों ने राजेश वर्मा को भी गाड़ी से फेंक दिया, लेकिन राजेश इकलौते ऐसे चश्मदीद हैं जिन्होंने आतंकियों और उनके आकाओं की बातचीत सुनी। बार बार फोन में यही कर रहे थे वो, हम पहुंच चुके हैं टारगेट के पास, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम पास में है, पास में है, पास में। पठानकोट एयरबेस से करीब 2 किलोमीटर पहले आतंकी गाड़ी छोड़ देते हैं और 27 घंटे कहां छिप जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता। और फिर होता है सेना के एयरफोर्स स्टेशन पर सबसे बड़ा हमला। पठानकोट से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। दिलचस्प है, नए साल की शुरुआत हुई और साईं बाबा के दरबार में दौलत की बौछार हुई। 11 दिन 11 करोड़ रुपए, डॉलर, रुपए, दिनार, जो पूछिए, और ये सब कुछ एक नया रिकॉर्ड है शायद।
टेबल पर पड़े नोटों के बंडल, दीवार के सहारे नोटों के बंडल, विदेशी करेंसी, सऊदी दिनार और तो और सोने चांदी के आभूषण। तस्वीरें शिरडी के साईं धाम की हैं, वही साईं धाम जहां बाबा के भक्तों का हुजूम उमड़ता है। बाबा के दर्शन के लिए लोग लंबी कतारों में घंटों इंतजार करते हैं, बाबा से अपने मन की मुराद मांगते हैं। क्या आम क्या खास, बाबा की शरण में हर कोई पहुंचता है और साईं सबकी झोली भर देते हैं। लेकिन फकीर साईं के आशीर्वाद का लाभ पाने वाले बाबा के धाम को धन से पाठ भी देते हैं, जिसका नमूना आपके सामने है। नए साल की शुरुआत में साईं दरबार में साईं समाधि पर मत्था टेककर भक्तों ने इतना चढ़ावा चढ़ाया कि बाबा के मंदिर के खजाने का आकार बढ़ गया। जी हाँ, 24 दिसंबर 2015 से 4 जनवरी 2016 तक 11 दिनों में 11 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। इस दौरान साईं बाबा की हुंडी में 8 करोड़ 10 लाख रुपए जमा हुए। डोनेशन काउंटर पर 3 करोड़ 24 लाख 62 हजार रुपए जमा हुए। चढ़ावे में 1 किलो 231 ग्राम सोना आया, जिसकी कीमत 27 लाख रुपए है और 5 लाख 40 हजार के 15 किलो चांदी के गहने भी साईं की हुंडी में डाले गए। देश विदेश से इन 11 दिनों में हजारों श्रद्धालुओं ने 29 लाख 69 हजार रुपए साईं के अकाउंट में ऑनलाइन जमा किए। लाखों श्रद्धालुओं ने अपने नए साल की शुरुआत साईं दरबार में साईं समाधि पर शीश नवाकर की और इस दौरान साईं बाबा की झोली में जी भर के दान डाला। क्या रुपए, क्या डॉलर, क्या ब्रिटिश पाउंड, सऊदी दिनार, हर तरह की करेंसी और सिक्के देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा के चरणों में अर्पित किए। किसी ने 10 रुपए डाले तो किसी ने 1000 का नोट, किसी ने अपनी अंगूठी उतारकर साईं के चरणों में दे दी तो किसी महिला भक्त ने अपने कानों के कुंडल खोलकर हुंडी में डाल दिए। नतीजा, बाबा के खजाने में दान का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। हम आपको बता दें कि पिछले साल 24 दिसंबर से 4 जनवरी 2015 के बीच 11 दिनों में साईं की हुंडी में 10 करोड़ 84 लाख 97 हजार 428 रुपए का दान मिला था। 2016 में इस दान में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अलग अलग बैंकों में साईं ट्रस्ट के 1535 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं। 386 किलो सोना, 4127 किलो चांदी के आभूषण और करोड़ों रुपए के बेशकीमती रत्न जवाहरात भी साईं बाबा के खजाने में मौजूद हैं। जाहिर है, भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाले साईं बाबा की उनके भक्तों में आस्था बढ़ती जा रही है और आस्था के इस सैलाब से आस्था के मंदिर का खजाना भी भर रहा है। नितिन मिराने, शिरडी आज तक। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार